नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जीके क्विक रिवीजन नोट्स की सीरीज़ में आज हम करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास का रिवीजन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। सर्वप्रथम हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, 2 साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, स्थापत्य कला, चित्रकला, मुद्राएं आदि को शामिल किया जाता है। अभिलेखों में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। अभिलेखों का उल्लेख मुख्यतः शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों आदि पर प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगजकोई मध्य एशिया में है। इसमें वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख प्राप्त होता है। भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक के अभिलेखों को माना जाता है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि में प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब देखिए, शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख देखते हैं। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे संबंधित शासक कलिंगराज खारवेल हैं और उस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख है और इसके साथ साथ कलिंग युद्ध का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख जो है वह रुद्र दामन से संबंधित है। इसमें सुदर्शन झील के विषय में जानकारी दी गई है। नासिक अभिलेख, इससे संबंधित शासक हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसमें सातवाहन शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। ऐहोल अभिलेख, यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख, यह यशोवर्मन से संबंधित है। इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी दी गई है। ग्वालियर अभिलेख, इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में जानकारी है। भीतरी स्तंभ लेख, यह स्कंदगुप्त से संबंधित है और इसमें हूणों पर विजय का विवरण दिया गया है। देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। और बांसखेड़ा तथा मधुबन अभिलेख, इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का विवरण है। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसमें सातवाहन शासकों की उपलब्धियां हैं। अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंग शासकों की उपलब्धियां हैं। भरहुत अभिलेख, इसमें यह अभिलेख जो है शुंग शासकों द्वारा निर्मित है। और एरण अभिलेख, यह भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इस अभिलेख से मिलता है। पुरातात्विक स्रोत के बाद अब आते हैं साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों में वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन साहित्य आदि शामिल हैं। जबकि लौकिक साहित्य में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, मालविकाग्निमित्रम, राजतरंगिणी आदि शामिल हैं। अब प्राचीन इतिहास के अध्ययन के तीसरे स्रोत को देखते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें मुख्यतः यूनानी, रोमन, अरबी एवं चीनी यात्री सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ पे यात्री या लेखक का नाम, यहाँ पे उनकी पुस्तक का नाम और संबंधी विवरण दिया हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसमें
मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत व इटली के मध्य व्यापार, वनस्पतियों व खनिजों का उल्लेख है। टाल्मी की पुस्तक ज्योग्राफी एवं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, दो पुस्तकें हैं, एक ज्योग्राफी नाम है और दूसरा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इन पुस्तकों में भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत व फारस के मध्य संबंधों का वर्णन है। फाहियान की पुस्तक फो क्यू की में गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का वर्णन है। हेनसांग की पुस्तक सी यू की में हर्षकालीन भारत का वर्णन है। हुई ली की पुस्तक फेनसांग की जीवनी में हर्षकालीन इतिहास का वर्णन है। और इत्सिंग, यहाँ पे पुस्तक का नाम नहीं लिखा हुआ है, नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत का उल्लेख मिलता है इत्सिंग द्वारा। और मार्को पोलो द्वारा पांड्य साम्राज्य का इतिहास पता चलता है। अल बरूनी के द्वारा राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का वर्णन मिलता है। और अल मसूदी के द्वारा राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का इतिहास पता चलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास का काल विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को इतिहासकारों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में वर्गीकृत किया है। पहला, प्रागैतिहासिक काल। यह उस काल को कहते हैं जब लिखित साक्ष्य, जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं है। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं परंतु अपठनीय हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। तीसरा, ऐतिहासिक काल, जिसमें पठनीय लिखित साक्ष्य प्राप्त, जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को, जब लिखित साक्ष्य, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके बारे में। इसमें सबसे पहले आता है पाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 में हुई। इस दौरान भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किया। अब अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले आया पाषाण काल, और पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पूरा पाषाण काल। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसिन युग से हुआ। आगे देखेंगे कि ये प्लाइस्टोसिन युग क्या है। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेट यानी शिकार था। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। इसी काल में होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। पाषाण काल का दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल। इसी काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बेगोर से प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महदहा नामक स्थल से, सरायनाहर और महदहा नामक स्थल से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। पाषाण काल का तीसरा भाग नवपाषाण काल। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्डिहवा से चावल की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। इस काल की सबसे बड़ी खोज पहिए का आविष्कार था। किस काल की? नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। तो आग और पहिए का आविष्कार किस काल की देन है? नवपाषाण काल। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता पर।
सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। रेडियो कार्बन 14 यानी C14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर दो भागों में विभाजित थे। पहला था दुर्ग, जो कि ऊंचे स्थान पर होता था, और दूसरा निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं लिंग पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। पशुओं में कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी अवस्थिति। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहले है हड़प्पा। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसकी जो स्थिति है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की महत्वपूर्ण खोज जो है बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियाँ, अन्नागार और बैलगाड़ी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। 1922 में खोज हुई थी इसकी। और ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल के महत्वपूर्ण खोज हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े। हड़प्पा सभ्यता का तीसरा स्थल है सुतका गेंडोर। इसके खोजकर्ता स्टाइन है। 1927 में खोज हुई थी और यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की महत्वपूर्ण खोज यह जो है सुतका गेंडोर, यह हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अगला स्थल है चनहुदड़ो। इसके खोजकर्ता NG मजुमदार थे। खोज 1931 में हुई थी। यह जो है चनहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है और यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना मिला है। आमरी, इसके खोजकर्ता भी NC मजुमदार, 1935 में खोज हुई थी। यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हिरण के साक्ष्य मिले हैं। छठा स्थल जो है कालीबंगन। इसके खोजकर्ता घोष हैं। 1953 में खोज हुई थी और यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अग्निवेदिकाएं, ऊंट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल मिला है। अगला स्थल है लोथल। इसके खोजकर्ता R राव, 1953 में। यह जो है लोथल गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के समीप भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, धान की भूसी, अग्निवेदिकाएं और शतरंज का खेल के बारे में पता चला है। सुरकोटदा
इसके खोजकर्ता जेपी जोशी 1964 में। यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ और मनके मिले हैं। बनावली इसके खोजकर्ता हैं आर.एस. बिष्ट 1974 और जेपी जोशी 1967 से 68 खोजकर्ता। यह जो है बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अंतिम स्थल है धौलावीरा। इसके उत्खननकर्ता हैं आर.एस. बिष्ट 1990 में इसकी खोज हुई थी। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है और यहाँ से जल निकासी प्रबंधन और जल कुंड के बारे में पता चला है। वैदिक काल। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे नदी तमा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। आर्यों एवं वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से होती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वैदिक संहिताओं का सही क्रम पहले वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक एवं उपनिषद हैं। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहलाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त होती है। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और ये सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अस्तो मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है और गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेखित है तथा इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद से बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार एवं कारीगर आदि शिल्प वर्ग की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में प्रमुख व्यवसायियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तक्षण, बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। धातुकर्मी, धातु का कार्य करने वाले। स्वर्णकार, चर्मकार, वाय यानी जुलाहा और कुंभकार यानी कुलाल आदि। ऋग्वेद के सर्वप्रमुख देवता इंद्र हैं, इसे पुरंदर कहा गया है। यह बादल एवं वर्षा का देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। यजुर्वेद में धान को जो है व्रीहि, जौ को यव, मान यानी उड़द, मुद्ग यानी मूंग, गोधूम, गेहूं को गोधूम कहा गया है, मसूर आदि अनाजों का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल आदि माप की विभिन्न इकाइयाँ थी। द्रोण अनाज मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईशोपनिषद में किया गया है। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। इसके अलावा इसमें अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम, विष एवं जन का उल्लेख भी हुआ है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था।
पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं एवं अनुष्ठान किए जाते थे। ऋग्वेद में गाय को अघन्य अर्थात न मारे जाने वाला पशु कहा गया है। गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों के उल्लेख से मिलता है। गाय से संबंधित विभिन्न शब्दों का उल्लेख मिलता है। गोमत यानी धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। गविष्ठ गाय की खोज, गोपति गाय का रक्षक आदि। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। यह राजा को चुनने एवं पदच्युत यानी पद से हटाने का कार्य करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति। यहाँ पे देखिए वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद, साथ ही साथ हर वेद का उपवेद भी दिया हुआ है। देखिए ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण कौशितकी ब्राह्मण है और अरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी। उपनिषद ऐतरेय उपनिषद कौशितकी। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक हैं प्रजापति। सामवेद जो है इसके ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण है। इसका अरण्यक है छांदोग्य और जैमिनीय। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और केनोपनिषद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद और इसके प्रवर्तक हैं नारद। यजुर्वेद इसके ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। अरण्यक है बृहदारण्यक और तैत्तिरीयारण्यक। उपनिषद है श्वेताश्वत रोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद जिसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद इसके ब्राह्मण हैं गोपथ ब्राह्मण, इसका अरण्यक कोई नहीं है। उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद जिसके प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। अब देखिए प्रमुख भारतीय दर्शन और उनके संस्थापक। न्याय दर्शन इसके संस्थापक हैं महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। अब आ गया महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया है। प्रश्न पूछता है किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछेगा तो उसका उत्तर अंगुत्तर निकाय हो जाएगा और जैन ग्रंथ पूछेगा तो उसका उत्तर भगवती सूत्र हो जाएगा। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कोशल, मगध, वत्स तथा अवंती थे। अब गणतंत्रीय राज्य। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे जिसमें 8 वज्जी संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। बुद्ध काल का सर्वाधिक बड़ा व शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। 10 गणतंत्र राज्य निम्न थे। 10 गणतंत्र राज्य। पहला कपिल वस्तु के शाक्य, दूसरा सुमसुमार गिरी के मग्ग, तीसरा अल्लकंप के बुली, चौथा केशपुत्र के कालाम, पांचवा रामग्राम के कोलीय, छठा कुशीनारा के मल्ल, सातवां पावा के मल्ल, आठवां पिप्पलीवन के मोरीय, नौवां वैशाली के लिच्छवी और 10वें मिथिला के विदेह। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक इसके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे।
महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग के बाद 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। महावीर ने अपना पहला उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य की व्यवस्था की गई है। महावीर की मृत्यु निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्यादवाद यानी अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगिनय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। कुछ प्रमुख शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायियों में उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक थे। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में किया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे। अब जैन संगीतियाँ देखते हैं। प्रथम जैन संगीति जो है वो 298 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक हुई थी और स्थान था पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ? प्रथम संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया। वह जैन धर्म का 2 भागों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर एवं दिगंबर। द्वितीय जैन संगीति जो हुई वो 512 ईस्वी में हुई, वल्लभी गुजरात के वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष जो थे देवर्धि गणी क्षमाश्रमण। इसमें द्वितीय जैन संगीति के दौरान जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में तथा
कोशल, वैशाली, कौशांबी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन अनुयायी शासक थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं आनंद थे। उपाली और आनंद बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध के देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं आठवां सम्यक समाधि। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। जैसे विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, इसमें धार्मिक सिद्धांत है, तथा अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बिहार और बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। अब यहाँ पे देखते हैं चारों बौद्ध संगीतियों को। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वह राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में, और ये 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में, और द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो है साबकमीर थे। इस संगीति में पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। इसमें धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन व अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन व बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय तथा विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, जो कि एक नाटक है, में वृषल कुल यानी निम्न कुल का बताया गया है। अलग अलग ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग वर्ण या कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने सेंड्राकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकोटस कहा है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को
सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियायानस ने किया। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था। यह भारत आने वाला प्रथम राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात, वायु पुराण में भद्रसार तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार जो है वो आजीवक समुदाय का अनुयायी था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के राज दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक कहलाता था। बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक मगध का शासक बना। मास्की, निट्टूर, उद्गोलम एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। शेष अभिलेखों में उसे देवानामपीय, देवाना एवं पियदस्सी कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्मन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज की और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये अशोक के वृहद शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में है। तीसरा शिलालेख अधिकारियों का 5वें वर्ष दौरा के बारे में है। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में है। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या करता है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। उदक भाग जो है वह सिंचाई कर था। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर गुफाएं आजीवकों को दान में दी गई थी, जिसमें से बराबर की गुफा ये नाम है गुफा का, में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। सारनाथ स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है।
धमेक स्तूप सारनाथ में है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। न्यायालय में दीवानी मामलों जैसे विवाह एवं तलाक और कंटक शोधन न्यायालय में फौजदारी मामलों को निपटाया जाता था। मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर भृगु कच्छ और सोपारा भारत के महत्वपूर्ण पत्तन थे। पत्तन यानी बंदरगाह। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन सिक्के इस प्रकार हैं: कारशापण, पण या धरण चांदी, सुवर्ण सोने, भाषक यानी तांबा, काकड़ी यानी छोटे तांबे का सिक्का। यहाँ पे प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक, मतलब वो जिनके दरबार में रहते थे। कौटिल्य जो हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, अश्वघोष कनिष्क के, नागार्जुन भी कनिष्क के और चरक भी कनिष्क के, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में और कालिदास के संरक्षक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। अब देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर: विष्णु मंदिर जो तिगवा मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर जो भूमरा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कुठारा मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर खोह मध्य प्रदेश में और भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त ने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किए। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। वह संगीतज्ञ, कवि और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री तथा उसकी उपाधियां विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत आदि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और शकारी की उपाधि धारण की। उसकी विजयों का विवरण उदयगिरी गुहालेख से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न विद्यमान थे: कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर और वररुचि आदि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया।
वह उसके पुत्र चक्रपालित से गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या स्थानांतरित की। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गरुड़ जो है गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गुप्त वंश के कला और साहित्य। नारद, कात्यायन, याज्ञवल्क्य एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना भी गुप्त काल में ही हुई। सर्वप्रथम जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में निर्मित अजंता एवं बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र विशेष रूप से प्रशंसनीय है। वह गुफा संख्या 17 में बुद्ध की जीवनी से संबंधित चित्र उत्कीर्ण हैं, मतलब बनाए गए हैं। बीजगणित के लिए ब्रह्मगुप्त ने जिस शब्द का प्रयोग किया वह कुट्टक गणित है। यह एक निश्चित समीकरण की शर्तों को कम करने के लिए एक एल्गोरिथ्म है। विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल की साहित्यिक रचनाएं देखते हैं। यहाँ पे पुस्तकें हैं, उनके लेखक कालिदास जो हैं, इनकी पुस्तकें हैं ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर वशियम। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दंडी की रचना काव्य दर्शन और दश कुमार चरित। और भास की रचना स्वप्नवास, वदतम, चारुदत्त, अरुभंग, कर्णभा और पंचरात्रि। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादंबरी। हर्ष की रचना है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। भारवी की रचना किरातार्जुनीयम और वत्स भट्टी की रचना रावणवध। अमर सिंह की रचना अमरकोश। चंद्रगोमली की रचना चंद्र व्याकरण। बुद्ध घोष की रचना विशुद्धिमग्ग और वराह मिहिर की रचना वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। आर्यभट्ट की रचना ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार। कामंदक की रचना नीतिशास्त्र। चरक की चरक संहिता। शूद्रक की मृच्छकटिकम और असंग की रचना योगाचार। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ। शैव, पशुपति, कापालिक और कालामुख। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ वह वर्धन या पुष्यभूति वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। इसके प्रथम शासक प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। एहोल प्रशस्ति से ज्ञात होता है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष ने बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर व ह्वेनसांग आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। वह सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्ष प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। बाणभट्ट जो हैं हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी।
जिसके लिए उसे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। पूर्व मध्यकालीन राजवंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। इसके समय में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। गुर्जर प्रतिहार का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ऐहोल अभिलेख जैन कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत में लिखा है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने लिखा है संस्कृत में, वो एक जैन कवि थे। मिहिर भोज प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की थी और गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का यशस्वी शासक होने के साथ साथ विद्वान भी था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने नैषद चरित एवं खंडन खाद्य की रचना की। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो और जनायक ने संस्कृत काव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की। और पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। उसने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। वाकाटक वंश में प्रवरसेन प्रथम एकमात्र शासक थे जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की, जिसमें उन्होंने राम की लंका विजय का उल्लेख किया है। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वातापी के चालुक्य वंश के साक्ष्य रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से मिलते हैं। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन द्वितीय को पराजित कर कांचीकोंड की उपाधि धारण की। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार थी। द्रविड़ स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे: रथ, मंडप, विशाल मंदिर। पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है: महेंद्र वर्मन, मामल्ल शैली, राजसिंह शैली और नंदीवर्मन शैली। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और नरकेसरी की उपाधि धारण की। उसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल अभिलेखों से 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। वो 3 प्रकार की ग्राम सभाएं हैं: उर, सभा और महासभा, नगरम। पहला है उर, दूसरा सभा और महासभा, तीसरा नगरम। चोल काल में भूमि कर ग्राम सभा द्वारा वसूल किया जाता था। चोल साम्राज्य में भूमि कर कुल उपज का, यहाँ पे भाग टाइप करना छूट गया है। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषता वर्गाकार ऊंचे विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभ, कांस्य की नटराज मूर्ति का निर्माण चोल काल में शुरू हुआ। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए दान दी गई भूमि शालाभोग कहलाती थी। पंप, पोन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। जैन तीर्थंकरों पर पंप ने आदि पुराण, पोन्न ने शांति पुराण और रन्न ने अजित पुराण की रचना की।
तो मित्रों, प्राचीन इतिहास के नोट्स यहाँ समाप्त होते हैं। अब अगली वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। अगर आपको इन नोट्स का PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लें और तैयारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।